हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करते हो। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है संसाधन एवं विकास। क्लास 10th का भूगोल आपका चल रहा है और संसाधन एवं विकास जो है आपका चैप्टर, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। क्लास 10th में आपके कुल मिला के 7 चैप्टर हैं जिसको हम जल्दी से कवर कर लेंगे। और इसके अलावा देखिए, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमें इसका सेकंड पार्ट देखना है क्योंकि 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया था क्योंकि चैप्टर आपका कुछ बड़ा था। और अभी तक अगर आपने साइंस वगैरह नहीं देखा है, मैथ नहीं देखा है, तो आप उसको जाके देख लीजिए। सारा कुछ हमारा हो चुका था। और चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे, ये भी हम लोग कर चुके थे। और जो आपका अब हमें इधर से देखना था भू संसाधन से हमें चीज़ों को देखना था, तो देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, बिल्कुल हम भूमि पर रहते हैं। इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रियाकलाप हो जाते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग होता है। कई रूपों में भूमि का उपयोग होता है, ठीक है। आर्थिक से मतलब है इनका आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है। और इसके अलावा अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि तो देखिए प्राकृतिक संसाधन है ही। अगर भूमि नहीं होती तो क्या हम हवा में लटके रहते या फिर पानी में बहते रहते? नहीं ना, तो भूमि तो जरूरी है ही। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन। जो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जो अपने आप से पेड़ पौधे होंगे उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब जैसे मक्का, अनाज या गेहूं की खेती है तो वो आपकी प्राकृतिक नहीं कहलाएगी क्योंकि उसको हम लोग खुद उसकी खेती करके उसको उगाते हैं, तो वो आपकी प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाती है। लेकिन अगर आपने देखा हो कि जैसे आपका चौमासे का महीने आता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं। कोई पेड़ पौधा आपका ऐसा होता है जो 12 मास चलता है, तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। वन्य जीवन यानी वनों में जो जीव जंतु रहते हैं। मानव जीवन यानी हमारा जीवन। आर्थिक क्रियाएं यानी जिससे हमें अर्थव्यवस्था में सहयोग हो। परिवहन यानी आपका सड़कें, और जो है आपका परिवहन क्या है? आपका सड़कों पर गाड़ी वगैरह चलती है। एवं संचार व्यवस्था यानी संचार के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। भूमि पर ही आर्थिक है या भूमि पर ही आधारित है, यानी ये जो क्रियाएं बताई हुई हैं इतनी सारी, ये सारी कैसी हैं? ये बिना भूमि की तो हो ही नहीं सकती। अगर आप परिवहन, अगर आप प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, वन्य जीवन की बात करें, मानव जीवन, यानी भूमि पर ही आधारित है सब चीजें। चलिए आगे देखते हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। ऐसा तो है नहीं कि भूमि आपकी मतलब जो है आपकी भूमि, देखिए कि आपकी पूरी पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी में क्या है कि आपकी समुद्र भी है, तो भूमि आपकी एक सीमित संसाधन। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग सावधानी तथा योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। मतलब एक योजना और अच्छी तरीके से जो उपयोग है भूमि का वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। जैसे हमने देखा था, हमने हिमालय पर्वत देखा था, हमने पठार देखे थे, हमने मैदान देखे थे, ठीक है, हमने द्वीप देखे थे। तो ये भारत के हिस्से में है। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, यानी कितना? लगभग 43%, ठीक है। 43% भू क्षेत्र मैदान है, यानी इसको हम क्या कह देंगे? मैदान, जो कि कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। अब मैदान है तभी तो ये आपका पर्वत पठार पे तो आप जाके कृषि करेंगे नहीं, पर्वत पठार पे जाके तो आप उद्योग या फिर इंडस्ट्री लगा नहीं देंगे या कंपनी खोल देंगे, तो ऐसा तो है नहीं। यानी जो मैदानी क्षेत्र है उसी पर हम लोग कृषि कर सकते हैं अच्छे से, वहीं पे हम लोग उद्योग कर सकते हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के लगभग 30% भाग पर विस्तृत है। पूरे भू क्षेत्र यानी वर्ल्ड की बात कर रहा है, पूरी दुनिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो पर्वत कितने में है? आपका 30% भाग में है। भी कुछ पर्वत क्या करते हैं? देखिए पर्वतों का काम, भी कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। जैसे हमने गंगा ही अपने देश में देखी थी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भी हमने देखी थी, और ब्रह्मपुत्र के बाद हमारी जो है आपकी देखिए बहुत सारी नदियां आपकी क्या होती हैं कि जो आपकी देखिए जो क्या है इधर पे कि जो आपकी सारी नदियां होती हैं, एक आपकी जो पर्वत होता है चोटियां, ठीक है। चोटियों से क्या होता है? आपका जो ग्लेशियर निकलते हैं। ग्लेशियर क्यों, ग्लेशियर कैसे बनते हैं आपके? ठीक है, कि जो ग्लेशियर पे बर्फ जमी होती है, अब जब वहां पे हिमपात होता है तो उधर पे क्या होगा? वहां से नदियों का प्रवाह होगा, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है कि ये 12मासी, वहां की जो नदियां होती है वो 12मासी होती है, ठीक है। कुछ नदियां आपकी मौसम के हिसाब से चलती है, ठीक है, जो कि आपके चौमासे के यानी बरसात के मौसम में निकलती है। लेकिन वो नदियां आपकी 12मासी नहीं होती, यानी 12 महीने नहीं चल पाती। तो ऐसी कुछ नदियां होती हैं जो 12मासी चलती है। वो 12मासी नदियां आपकी कौन सी 12मासी नदियां आपकी कहां से निकलती है? वो पर्वतों की चोटियों से ही निकलती हैं, यानी ग्लेशियरों से ही निकलती हैं। देखिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। तो देखिए पर्यटन विकास जो होता है उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। कौन करता है? पर्वत की बात कर रहा है। और पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा है उसमें भी पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है देश का, यानी भारत देश की बात कर रहा है। यानी भारत देश में जो पठारी क्षेत्र कितना है? 27% है।
इस क्षेत्र में क्या क्या मिलता है आपका, देखिए खनिज, जो आपको पठारी क्षेत्र वहाँ पे आपको एक तो खनिज मिलेंगे, जीवाश्मी ईंधन मिलेंगे और वनों का अपार संचय कोष मिलेगा, यानी वन भी उधर पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, जीवाश्मी ईंधन भी मिलेगा। अब वन मिलेगा तो वहीं पे आपको जीवाश्मी ईंधन मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, तो ये चीज क्या बताया गया है कि मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र, तो क्या बताया गया है कि इतने मैदानी है, इतने आपके पर्वत, इतने सॉरी पठारी है, इतने आपके पर्वत वाले हो, इतने साइड के नीले वाले मैदानी, यानी मैदानी भाग आपका ज्यादा है। चलिए आगे देखेंगे, तो ये कुछ आपके आंकड़े दिए हुए हैं। आप देखिए भू उपयोग, भूमि का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, किसमें कितना करते हैं, इसको देख लीजिए। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। कैसा किया जाता है, देखिए एक तो वन, यानी भूमि जो है आपकी एक तो वन में है, ठीक है, और दूसरी आपकी देखिए कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। जैसे देखिए कृषि के लिए क्या है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, यानी सॉरी बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर का क्या मतलब है, जहाँ पे आपका खेती ना हो सके तो उसको हम कृषि अयोग्य ही कहेंगे, यानी कृषि योग्य तो वो है नहीं। दूसरी बात देखिए गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, यानी भूमि जो है वो कृषि में नहीं लगाई गई, यानी और चीजों में लगाई गई। जैसे आप देखेंगे तो देखिए इमारतों में, अब इमारतें जहां बनी है तो उसको हम क्या कहेंगे, गैर कृषि योग्य भूमि, ठीक है, गैर कृषि प्रयोजनों में लाई गई भूमि, लगाई गई भूमि। सड़कें और उद्योग, तो ये कुछ भूमि आपके उपयोग में लाई जाती है। थर्ड नंबर पे देखिए प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी अभी हमने क्या देखा कि कुछ भूमि बंजर है तो वो कृषि योग्य नहीं है, लेकिन कुछ भूमि आपकी ऐसी है जो प्रति भूमि की अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी कुछ भूमि ऐसी है कि और भूमि भी आपकी कृषि की योग्य नहीं है। जैसे देखिए स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, यानी स्थायी चारागाह जो चारागाह होते हैं आपके, जहाँ पे आपके क्या है पशु पक्षी चरते रहते हैं, तो वो आपकी कृषि की योग्य भूमि नहीं कहलाएगी। आगे देखिए विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी इसके लिए इस भूमि को हम क्या कहेंगे, कृषि योग्य भूमि नहीं कहेंगे, यानी जो भूमि है वो किसी और कार्य में लगी हुई है। यानी देखिए विविध वृक्ष, यानी वृक्ष फसलें, यानी कुछ वृक्ष फसलों का क्या मतलब है कि एक जगह पे एक ही प्रकार के बहुत सारे वृक्ष लगे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वृक्ष फसलें। या फिर आपके किसी जगह पे क्या होता है, बहुत सारे वृक्ष लगे हो तो वो भी भूमि आपकी कृषि योग्य नहीं है, यानी उधर पे हम कृषि थोड़ी ना करेंगे, वहां पे तो वृक्ष लगे हुए हैं। तथा उपवन, अब जहां पे वन है तो वो भी आपकी कृषि के लिए भूमि नहीं है। आगे देखिए क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। अब यानी कुछ भूमि ऐसी होती है कि जहां पे लोग क्या करते हैं कि वहां पे कृषि करना छोड़ देते हैं, अब 5-6 साल हो गए तो वो भूमि कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए प्रतिभूमि, अब प्रतिभूमि से क्या मतलब है, वर्तमान प्रति, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। इसके कहने का मतलब जहाँ एक कृषि वर्ष, यानी एक वर्ष, यानी जो आपका है कृषि आपकी जो टाइमली होती है उस हिसाब से जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो वर्तमान में, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रतिभूमि। अब आगे देखिए क्या है, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, यानी जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से अधिक खेती ना की गई, यानी वहां पे 5 टाइम से खेती ना की गई हो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र। एक तो आपका क्या है इधर पे शुद्ध को क्या कहते हैं हम, निबल, ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है और वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। यानी उधर पे क्या है कि जो आपकी एक कृषि का मौसम होता है तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है आपका भारत में भू उपयोग क्या है, तो भारत में देख लेते हैं कि भूमि के उपयोग किस प्रकार से हैं भारत में। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक कौन कौन से आपकी, जैसे कि आपका भू आकृति। अब हमें भू आकृति तो देखनी पड़ेगी कि आगे भूमि की आकृति कैसी है, तभी तो हम कृषि कर सकते हैं। एक आपका जलवायु, हम उधर की जलवायु भी देखनी पड़ेगी कि इधर पे जलवायु कैसी है, किस प्रकार की यहाँ पे हम कृषि बो सकते हो, किस प्रकार से कृषि कर सकते हैं। और देखिए मृदा के प्रकार, अब हमें वहाँ की मृदा के प्रकार भी देखने पड़ेंगे, काली है, पीली है, लेटराइट है, या आपकी जड़ोल है, या आपकी चिकनी मिट्टी है, या वहाँ की बंजर भूमि है, वो आपकी क्या है पथरीली मिट्टी है, ठीक है, कंक्रीट है, तो उस प्रकार से हमें मृदा के प्रकार भी देखने पड़ेंगे। तथा मानवीय कारक, यानी मानव के कार्यों का वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। मानवीय कारक जैसे आपका जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, यानी वहाँ की टेक्नोलॉजी क्षमता देखनी पड़ेगी। यानी वहाँ पे जो है आपका देखिए पहले क्या होता था
था कि जो कृषि आपकी ट्रैक्टरों से नहीं होती थी, यानी मानव खुद हल बना के उसको जोतते थे खेत को, ठीक है। तो वहाँ की पहले तो हमें जनसंख्या घनत्व देखना पड़ेगा, दूसरा हमें उधर की टेक्नोलॉजी क्षमता देखनी पड़ेगी किस प्रकार से, वहाँ की हमें संस्कृति देखनी पड़ेगी, वहाँ की हमें परंपराएं देखनी पड़ेंगी। ये होते हैं आपके मानवीय कारक। अब देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको याद करके रखिएगा कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी जो भू आंकड़े उपलब्ध हैं जो लोगों ने बना रखे भू आंकड़े, वो कितने भाग के हैं, 93, यानी 7% भाग का। तो अभी हमें पता ही नहीं है कि उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, उधर पर कैसी स्थिति है कैसी नहीं है, क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर प्रांतों, पूर्वोत्तर की बात कर रहा है जो आपकी 7 सिस्टर है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो देखिए पूर्वोत्तर प्रांतों में क्या आता है आपका, असम। असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं, यानी ओनली असम के बारे में जो आपका पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में क्या है आपका, ओनली असम के आंकड़े पर्याप्त है, बाकी और के आंकड़े पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों, ठीक है, के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं है। अब उसमें कैसे होगा सर्वेक्षण, जो हमारा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हिस्सा है, ठीक है, यानी पाकिस्तान और जो विवाद छिड़ा रहता है और चीन वाला अधिकृत क्षेत्र है, उसके भी आंकड़े सर्वेक्षण में नहीं है। आगे देखिए, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। अब इसको देखिए क्या है, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत, इसको थोड़ा 1 मिनट, कुछ छूट तो नहीं है अपना, नहीं इधर से देखना है, देखिए आगे तो क्या है हमारा, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, तो देखते हैं, और इसके क्या परिणाम होंगे, तो इसको भी देखेंगे। वर्तमान प्रति भूमि की अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है, यानी भूमि जो है आपकी क्या है कि वर्तमान प्रति भूमि जो है वो तो आपकी अनुपजाऊ, उसके अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि भी अनुपजाऊ है, और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अगर हमें फसलें इधर पे उगाना है तो हम बहुत सारा पैसा लगाना होगा, तब हम जाके उस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जा सकता है। अब अनुपजाऊ है, ठीक है, अब उधर पे क्या है कि उधर पे जो फसल का बोना है वो 1 वर्ष में 2 या 3, एक भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार ही बोया जा सकता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए बीजों में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत में कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। अब देखिए इधर पे क्या है कि वो रखा है कि ये जो आपका बताया गया है, इस भूमि को भी अगर हम शामिल कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि यदि हम इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में भी शामिल कर लेते हैं तो उससे भी पूरा आपका जो भारत का कुल संचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती होती है, यानी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती होती है। चलिए आगे देखिए, शुद्ध बोए गए, शुद्ध निवल, इसका निवल शब्द बार बार प्रयोग कर रहा है तो इसको याद रखिएगा। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का आपका जो परसेंट भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं है कि सब राज्यों में 50% हो गया कि भाई हर राज्य में 50% बोया जा रहा है, हर राज्य में 50% खेती कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का परसेंट भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे देखिए पंजाब तथा हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। अब बताइए, यानी पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा खेती होती है आपकी, और वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की भूमि का क्षेत्रफल है उसकी 80% भूमि पर खेती की जाती है, यानी सबसे ज्यादा खेती आपकी यही रहेगी। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के ओनली 10% से भी कम क्षेत्रफल जो है शुद्ध बोए गए बीजों की आप बात करेंगे। यानी अब आप देखिए अंतर देखिए कि पंजाब हरियाणा राज्य में अगर आप देखते हैं तो 80% जगह पर खेती की जाती है वहाँ की भूमि पर, ठीक है। लेकिन अब वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर देखें तो वहाँ की जो क्षेत्रफल है उसमें ओनली 10% से भी कम क्षेत्रफल खेती करी जाती है। अब देखिए आगे, इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। अब क्या है इनके उत्तरदायी कारण, क्या है, एक तो ये आपका क्या है कि मैदानी क्षेत्र नहीं है। अरुणाचल प्रदेश आपका मैदानी क्षेत्र थोड़ी ना है, ये तो आपका पूरा किस में आता है, ये तो आपका हिमालय में आ जाता है, यानी पहाड़ी क्षेत्र है। तो वही चीज मिजोरम, मणिपुर में भी यही आपका सब चीजें हैं। चलिए आगे देखिए, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति कब की बात कर रहा है, 1952 की, ठीक है, द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। यानी इसकी बात कर रहा है कब की, राष्ट्रीय वन नीति कब की बात कर रहा है, 1992। तो हमारे देश में अब भारतीय वन नीति 1992 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। आगे देखिए, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है।
ठीक है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक यानी वन जो है आपका, इसको जो बनाए रखने के लिए क्या है आपका पारिस्थितिकी, अगर वन हम नहीं बना के रखते हैं और वन को हम लोग लगातार काटते रहेंगे तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो असंतुलित हो जाएगा। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। जो वन के आसपास जो लोग रहते हैं वो लाखों लोग जो रहते हैं उनकी आजीविका यानी उनका जीवन जो है वन पर ही आधारित होता है। यानी वन से ही उनको खाने के लिए चीजें मिलती हैं, वन से ही वो लोग बिजनेस करते हैं, जड़ी बूटी निकाल के मार्केट में बेच देंगे, यानी हर चीज वो वन पर ही निर्भर रहते हैं। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। देखिए इधर पे भू उपयोग का एक भाग क्या कहलाएगा आपका बंजर भूमि कहलाएगा। ठीक है, भूमि का उपयोग जो हो रहा है एक तो हम उसको क्या कह देंगे बंजर भूमि और दूसरा क्या कह देंगे गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। जैसे अभी हमने क्या देखा था, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि के लिए हमने सड़कें वगैरह देखी थी। ठीक है, तो जो है आपका उद्योग वगैरह देखे थे। तो देखिए गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में क्या आ जाएगा आपका पहाड़ी चट्टानें आ जाएंगी। पहाड़ी चट्टानों पे तो भूमि आपकी जो है उधर पे खेती तो होगी नहीं, एक तो आपकी सूखी भूमि आ जाएगी, जैसे आपका रेगिस्तान आ जाएगा, मरुस्थलीय भूमि आ जाएगी, तो मरुस्थलीय भूमि में भी आप क्या है खेती नहीं कर सकते हैं। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में देखिए क्या कहा जाएगा, तो देखिए बस्तियां आ जाएंगी आपकी, यानी बस्तियों में घर मकान है तो वहां पे थोड़ी ना आपका क्या है कि वहां पे खेती हो जाएगी। सड़कें आ जाएंगी, रेल लाइन आ जाएगी, उद्योग आ जाएंगी, तो ये चीजें आपकी आ जाएंगी कि जहां पे आपका जो भूमि है वो कृषि के लिए उपयोग नहीं हो रही है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने पर लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। देखिए तरफ पे क्या बोल रखा है कि लंबे समय तक लगातार भू संरक्षण यानी भूमि का देखरेख और प्रबंधन की अवहेलना करने पर, यानी ना अगर हम भूमि की ना देखरेख करें और उसका ना प्रबंधन करें ठीक से, यानी उसकी अवहेलना करते जा रहे हो एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। यानी लगातार अगर हम भूमि का उपयोग फालतू की तरीकों से कर रहे हैं तो क्या है कि भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, यानी भूमि से जो हमारे संसाधन है उनका निम्नीकरण है, यानी उनकी कमी होती जा रही है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो देखिए समाज और पर्यावरण जो एनवायरमेंट शब्द है आपका, इस पर बहुत ज्यादा आपदा आ जाएगी। आगे देखिए भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, तो इसको भी देख लेते हैं कि आखिर क्या है आपके, और इसमें आगे आपका भी बहुत बड़ा चैप्टर डला हुआ है, इसको जल्दी जल्दी से इसको करना होगा क्योंकि आपका चैप्टर बड़ा है। 1 घंटे से ऊपर का वीडियो आपका चला जाएगा। ठीक है, 16 मिनट का तो अभी हो गया। चलिए आगे देखते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। तो इसके संरक्षण के उपाय क्या हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भूमि के ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, यानी अगर हम पूर्वजों की बात करें तो पूर्वज क्या है, सब लोग पहले खेती करते थे। ठीक है, तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी, यानी आने वाली पीढ़ी भी क्या करेगी भूमि का उपयोग करेगी। ऐसा तो है नहीं कि आने वाली पीढ़ी आपकी हवा में उड़ने लगेगी या भूमि से उसको मतलब ही नहीं होगा या जल में रहने लगेगी। देखिए हम भोजन मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। अब देखिए भोजन आपको कहाँ से मिलेगा, किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, तभी तो आपको भोजन मिलता है। अगर आप मकान बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं, जमीन पर ही बनाते हैं। अगर आपको कपड़े चाहिए तो कपास वगैरह और आपका पटसन वगैरह कहाँ से मिलता है, खेती से ही मिलता है। तो जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं भोजन मकान और कपड़े की, जो 95% आपकी भूमि से ही आपको मिलती हैं। आगे देखिए मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी न केवल भूमि कम होती जा रही है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। यानी जो है आपका एक तो मेन चीज क्या है आपकी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, दूसरी बात क्या है भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक, यानी कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जो भूमि को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको भी अपने आप में एक ताकत मिल चुकी है। ठीक है, देखिए इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कितनी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। अब देखिए इनमें से लगभग क्या है 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। ठीक है, यानी 28% भूमि तो आपकी वनों के अंतर्गत आ जाएगी निम्नीकृत है जो। इसमें से आपका 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, यानी 56% क्षेत्र जो है जल ने खराब कर रखा है, यानी जल ने उसको अपर्दित कर दिया। जल ने क्या किया, भूमि उपजाऊ भूमि को खिसकाता चला गया तो नीचे पथरीली भूमि निकल के आ गई। आगे देखिए और शेष क्षेत्र लवड़ीय और क्षारीय, यानी उसमें क्षार की मात्रा ज्यादा है, लवड़ीय यानी नमक की मात्रा ज्यादा है। तो अब नमक की मात्रा ज्यादा है तो उस पर आप खेती वगैरह तो कर नहीं सकते। कुछ मानव क्रियाकलाप जैसे कैसे आपका वन उन्मूलन यानी वनों की कटाई, अति पशुचारण ज्यादा से ज्यादा पशुओं का चराना और उधर पे जो है आपका खेती वेती ना करना, खनन यानी खुदाई, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई, यानी खनन यानी खुदाई की बात करा है।
अब देखिए भारत बंजर भूमि 2002, तो इसकी क्या है आपका, देखिए क्या है कि एक आपका आंकड़ा दिया हुआ है कि भारत की जो बंजर भूमि 2000 की रिपोर्ट है वो किन किन कारणों से हुई है। तो देखिए ये जो आपका क्षेत्र दिया हुआ है जल द्वारा अपर्दित है, यानी जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र बहुत ज्यादा आपका, वनों द्वारा निम्नीकरण क्षेत्र आपका इतना है, लवणीय और क्षारीय क्षेत्र आपका ये वाला, और 10% आपका वायु द्वारा अपर्दित है, यानी वायु भी अपर्दित कर रही है भूमि को। अपर्दित क्या है, अपर्दन निक्षेपण हमने पढ़ा था ना उसमें आपका हिमालय वाले चैप्टर में, तो आपको याद होगा कि अपर्दन क्या होता है, अगर पानी क्या है उस ऊपर की मिट्टी को बहा ले जाएगा, ठीक है, नदियां बहा ले जाती हैं, अब ऊपर के पानी को बहा ले जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, अपनी कंक्रीट मिट्टी बचेगी। अब कंक्रीट मिट्टी में आप कृषि या खेती तो कर नहीं सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, खनन के उपरांत, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है, आपको मतलब ज्ञान के लिए भी इंपोर्टेंट हो, आपके एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरे खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, यानी खनन करते रहे, अब खनन करेंगे तो क्या होगा, खुदाई होगी तो गहरी गहरी खाइयां बन जाएंगी और मलबा भी जम जाएगा उधर पे, तो वहां पे खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका कोयला सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, तो इधर पे क्या है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा जैसे राज्यों में वनों उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। यानी अगर इन राज्यों की बात अगर आप करते हैं तो बोलें कि अगर इन राज्यों में भूमि निम्नीकरण है तो किस कारण है, तो देखिए वन उन्मूलन, यानी इधर पे वन ज्यादा है तो इसलिए यहाँ की वनों की कटाई हो रही है। अब आपको जैसे कि पता है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं नीचे, वो पानी को मिट्टी में रोक के रखती हैं, और जब जड़ें नहीं रहेंगी तो जो पानी है वो मिट्टी में रुक के नहीं रहेगा, यानी जो आपका भौमजल है, भौमजल यानी जो वाटर लेवल है वो नीचे की साइड चला जाएगा, भौमजल, और जब इधर से अब जब पानी गुजरेगा तो ये जड़ें पानी को रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि जड़ें तो वहां पे है ही नहीं, वहां पे तो वन उन्मूलन हो चुका है, तो मिट्टी जो है कट कट के आपकी निकलती जाएगी। अब जब मिट्टी कट कट के निकलेगी तो नीचे क्या बचेगा, आपकी पथरीली मिट्टी बच जाएगी, यानी भूमि जो है उसका निम्नीकरण हो रहा है और नीचे आपकी पथरीली मिट्टी बचेगी। अब आगे देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो अगर इन राज्यों की अगर आप बात करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इधर पे क्या है आपका अति पशुचारण, और इसके कारण भूमि का यहाँ पे आपका निम्नीकरण हो रहा है। आगे देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब इधर पे अगर बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, यानी ये लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा सिंचाई। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इधर पे देखें तो पानी की सुविधा इधर पे अच्छी है नदियों के कारण, ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा सिंचाई। अब जब जरूरत से ज्यादा सिंचाई होगी तो क्या होगी कि जो पानी होता है वो मिट्टी को बहाने लगता है, अब मिट्टी को जब बहा के ले जाएगा तो ऊपर की जो ह्यूमस वाली मिट्टी होती है उसको बहा लेता है, अब जब ह्यूमस वाली मिट्टी को बहा के ले जाएगा तो नीचे क्या बचेगी, आपकी पथरीली जमीन बचेगी। अब नीचे जब पथरीली जमीन बचेगी तो भूमि का निम्नीकरण यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन है आपका उत्तरदायी भूमि का निम्नीकरण के लिए, यहाँ पे अधिक सिंचाई है। अगर देखिए अति चिंतन से उत्पन्न जलाक्रांत का भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए क्या है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ती है। अब इसमें क्या होता है, जब मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाएगी तो देखिए लवणता क्या होती है आपकी, मतलब नमक की मात्रा ज्यादा, और क्षारीयता यानी क्षार की मात्रा ज्यादा। अब जब क्षार की मात्रा ज्यादा होगी, लवण की मात्रा ज्यादा होगी, तो आप कृषि कैसे होगी, आप क्यों समुद्र के पानी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लवणता ज्यादा है, ठीक है। खनिज प्रक्रिया जैसे कि आपका सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसने और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सैल खड़ी के प्रयोग में बहुत बड़ी मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाती है। तो ये भी आपकी एक क्या है, ये भी आपका जो है आपकी परेशानी है कि देखिए जो खनिज प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि आपका सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, यानी जो आपका सीमेंट उद्योग होता है, जो खनिज प्रक्रिया रहेंगी वहां पर चूने पत्थर को पीस दिया जाता है, पीसा कैसा जाएगा, महीन पीसा जाएगा। और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, यानी अब मृदा बर्तन उद्योग यानी मृदा के जो बर्तन बनेंगे उधर पे क्या होगा, आपकी खड़िया मृदा यानी जो चूना आता है उसको क्या किया जाएगा, उसको भी पीसा जाएगा। सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाती है, यानी जो छोटी छोटी नानी नानी आपकी जो धूल रहेगी वो क्या करेगी, वायुमंडल में जाके क्या होगी, वायुमंडल में जाके मिल जाएगी, ठीक है। जब हल्की परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अभी जो पतली पतली आपकी धूल है ये क्या करेगी, फिर नीचे की साइड आके जम जाएगी। अब जो भूमि पे जब जमेगी तो क्या होगा कि जल की जो सोखने की प्रक्रिया होगी वो अवरुद्ध हो जाएगी, ठीक है, यानी उसकी जो जमीन होती है वो जिस प्रकार से पानी को सोखती है उसको अवरुद्ध कर देगी, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। इसको फिर से समझिएगा कि जो हमारे पिछले वर्षों की बात कर रहा है उसमें क्या है,
कि पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में यानी देश के कुछ भागों में औद्योगिक यानी इंडस्ट्री जल निकास यानी इंडस्ट्री जो बनती है आपकी, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनसे जो जल निकासी होती है, ठीक है, वो जो अपशिष्ट पदार्थ उसमें जल में बहा देते हैं और जो खराब जल निकलता है उसको क्या करती है, भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, नदियों में है, डायरेक्ट ही बहा देते हैं। अब जब नदियों में डायरेक्ट बहाएंगे और नदी जो आपका पीने का पानी होता है वो तो आपका गंदा हो जाएगा। पीने का पानी जब गंदा होगा तो क्या है, पानी पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। चलिए आगे देखते हो, तो भी आपका एक प्रदूषण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके, आप देखते हैं क्या क्या तरीके हैं और हम उन तरीकों को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, वन रोपण, वनों को रोपना यानी वनों को लगाना। जितना हम वन काटते हैं, हमने 2 पेड़ काटे, हम लोगों को 5 लगा देना चाहिए, ठीक है। 5 लगा देंगे तो 2 आपके बड़े हद तक पनप जाएंगे, 2-3 पौधे, यानी कमी नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या है, वन रोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन यानी चारागाहों का पशुओं को जो है हर जगह ना चरने दिया जाए, ठीक है, उनका बीज बो दिया जाता है, आपकी बरसीन वगैरह आती है तो उससे क्या होता है कि चारागाहों का उचित प्रबंधन हो जाएगा। इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, काफी मदद होगी। पेड़ों की रक्षक मेखलाएं यानी शेल्टर बेल्ट लगाई जाती है। पेड़ों की रक्षक मेखलाएं मैंने आपको पढ़ाई, अगर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा तो आपको याद होगा। आगे देखिए, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। अब क्या है आपका पशु चारण नियंत्रण, यानी पशुओं को चरने के लिए एक स्थान दे दिया जाए और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जाती है। यानी जो रेतीले टीले होते हैं उधर पर भूमि वायु के जरिए क्या होती है, वो उड़ते हैं, तो उधर पर बता रखा है कि कटीली झाड़ियां लगा दो। अब कटीली झाड़ियां लगा देंगे यानी उसका जो है उड़ना, उसको हम रोकथाम कर सकते हैं, यानी उधर पर भूमि कटाव नहीं होगा। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, यानी बंजर भूमि है तो उसको हम सही करने का कोशिश करें। खनन नियंत्रण यानी खुदाई कम करें। औद्योगिक जल को परिष्कृत के पश्चात विसर्जन करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जाए। यानी देखिए क्या है कि उद्योग यानी आपके जो है उद्योग लगे हैं, जो आपकी इंडस्ट्री लगी है, उनसे जो जल निकलता है उसको परिष्कृत कर दिया जाए। यानी अगर जल क्षारीय है तो उसमें अम्ल मिला के उसको उदासीन कर दिया जाए, या फिर अम्लीय है तो उसमें क्षार मिला के उदासीन कर दिया जाए। जिससे क्या होगा कि अगर पानी को उसमें नदी में, अगर इस उद्योग वाले पानी को नदी में बहा दिया जाए तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उसको उसके बाद विसर्जित करने से क्या होगा, भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आगे देखिए, मृदा संसाधन। अब देखते हैं मृदा संसाधन क्या है आपका, देख लेते हैं मृदा संसाधन। देखिए इधर पे मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन। पहली बात तो प्राकृतिक है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपके द्वारा आपने बना दिया 5 मिनट में, प्राकृतिक है, ठीक है। कैसा है, नवीनकरणीय है, ठीक है, याद रखिए नवीनकरणीय। यह पौधों के विकास का माध्यम है। पौधे के विकास का माध्यम तो होगा ही, क्योंकि जमीन पर ही पौधे उगते हैं। जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण है, ठीक है। अब जो पौधे उगते हैं वो विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण है, हम लोगों को भी तो खाना पीना पौधों से ही मिलता है। अगर देखिए, मृदा एक जीवांत तंत्र है, यानी इसमें अगर आप बोलें तो एक जीवांत तंत्र जैसी, आप देखिए इसमें मृदा के नीचे काफी आपके जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। अगर आप मृदा की ऊपरी परत देखें जो पतली सी बनती है, उसको बनने में आपका क्या है, लाखों वर्ष लगते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि 1 साल 2 साल में आपकी मृदा बन जाए, ठीक है। और मृदा का जब खनन होता है तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि उसकी कुछ सेंटीमीटर परत बनने में लाखों वर्ष लगते हो। लगभग खनन तो आपका क्या है, 2-4-5 दिन में सेंटीमीटर खनन तो कर ही देते हैं, ठीक है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। अब देखिए एक चीज आपकी इंपोर्टेंट है कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जो कारक है मृदा के बनने के लिए हैं, ठीक है, तो मुख्य कारक है। तो पहली बात तो देखिए वहाँ का उच्चावच देखना पड़ेगा। दूसरी बात वहाँ की जनक सेल, यानी वहाँ की जो सेल है वो कैसी है, वहाँ का संस्तर कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का वनस्पति कैसा है, अन्य जैव पदार्थ तथा समय, ठीक है। ये याद रखिए, समय भी मुख्य कारक होता है। एग्जाम में यही लोग और सब ठीक है समय को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो समय मुख्य कारक होता है मृदा को बनने के लिए। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे कि आपका तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया और आपका पवन, हिमनद और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। कैसे देती हैं, 1 मिनट। अब देखिए इधर पर क्या बता रखा है, तापमान परिवर्तन, ठीक है। तो तापमान आपका बहुत इंपोर्टेंट है, ज्यादा रहता है कम रहता है तो ये तो आपका योगदान करेगा ही। और क्या बता रखा है, बहते जल की क्रिया। अब जल क्या है, मिट्टी को तो बहा के ले जाता है, तो वही चीज है आपकी पवन भी मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। हिमनद यानी आपकी जो है
जो क्या है नदियों की बात कर रहा है, तो नदियां भी तो बहा के ले जाती हैं अपघटन की क्रिया, ठीक है। और क्या है आपका मृदा बनने की क्रियाओं में क्या है इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 1 मिनट की इसको पढ़ लेते हैं एकदम, ठीक है। क्या है आपका ऊपरी संस्तर की मृदा, ये जो होती है इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस रहते हैं, उसी को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब देखिए उप मृदा यानी नीचे की चट्टान आपकी, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको गाद सिल्ट और मृतिका यानी मरी हुई चीजें, और जो आपका है इधर पे भी आपको ह्यूमस थोड़ी बहुत मिल जाएगा। अब देखिए इसकी आधारित चट्टान ये होती है कि इसकी जनक सेल, ठीक है, सबसे नीचे ये परिच्छेदिकाएं होती हैं यानी परत दर परत इसकी अलग अलग परिच्छेदिकाएं संस्तर होती है, इसको संस्तर भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका, तो देखिए कहाँ से देखना है, यहाँ से देखिए मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपका देखिए जैविक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से इनके कहने का मतलब है मृदा जो है आपका जैव यानी ह्यूमस, बिना ह्यूमस के मृदा आपकी उपजाऊ नहीं रहेगी और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। चलिए इसको देख लेते हैं। मृदा अपने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। यानी भारत की मृदा जो है उसको कई भागों में बांट दिया गया है। अब किस प्रकार से बांटा गया है, तो कौन कौन से आधार लिए गए हैं, तो उनके तत्व लिए गए हैं और उनके रंग लिए गए हैं काली पीली करके, और उसकी गहराई ली हुई है, ठीक है, उसका गठन, उसकी आयु यानी कौन कितनी पुरानी है कितनी नई है, और उसके रासायनिक और भौतिक गुण लिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी मृदाओं का वर्गीकरण। तो अब मृदाओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच हैं, भू आकृतियां हैं, जलवायु है और वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी मृदा है। सबसे पहले तो आपको जड़ोल मृदा मिल गई, ठीक है। अब जड़ोल मृदा आपकी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा उपजाऊ यही होती है। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, ठीक है, और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा यानी सबसे ज्यादा यही फैली हुई है, ठीक है। और ये जो आपकी है नदियों के मैदानों में फैली हुई है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जो हमारे उत्तर प्रदेश बिहार और ये आपके जो मैदान है तो बता रहा है वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जड़ोल मृदा से बना हुआ है। इसका मैप दिया हुआ है, हम थोड़ा देखेंगे। यह मृदा आपकी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों का है, आपका कौन सा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। तो ये जो आपका जड़ोल मृदा है आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है। और ये जो उनका मैदान गंगा का मैदान जब मैदान में नदियां आती हैं तो जड़ोल मृदा का निर्माण करती हैं। अब हम आगे देखेंगे तो देखिए क्या है आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी है एक सक्रिय गलियारे के द्वारा। 1 मिनट इसको पहले पढ़ लेने दीजिए। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदा आपकी राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जड़ोल मृदा से बने हुए हैं। अब एक चीज यहाँ पे है आपकी, अगर आप इधर पे देखें तो बता रखा है इसने गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु के जो मैदान है वहां पे आपकी जड़ोल मृदा फैली हुई है। तो ये देखिए आपको जो हरा वाला है, डार्क हरा नहीं, इसको जो मैं आपको कर रही हूँ इधर पे देखिए, तो ये जो आपका पूरा मैदान है जड़ोल मृदा का है। वो रखा है सक्रिय गलियारे से, इस पतले वाले गलियारे की बात कर रहा है। देखिए 1 मिनट के लिए ये वाला जो आपका गलियारा है इसकी बात कर रहा है कि सक्रिय गलियारे से गुजरात तथा राजस्थान के कुछ भागों में फैली हुई है। और देखिए ये वाला जो आपका है इस साइड आप देखेंगे तो डेल्टा क्षेत्र में भी ये कृष्णा गोदावरी कावेरी नदी के तटीय क्षेत्र यानी इधर पे जो डेल्टा है यहाँ पे अपना मलबा छोड़ देती है नदियां। इसी के कारण ये वाली मिट्टी जो आपकी जड़ोल मिट्टी इस वाले भाग में पाई जाती है। तो याद रखिए कि आपकी जड़ोल मिट्टी किस किस भाग में पाई जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जड़ोल मिट्टी है कौन नदियों के द्वारा बनाई जाती है और कहाँ बनाई जाती है, वो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो गुजरात में पाई जाएगी, राजस्थान में पाई जाएगी, और ये इधर पे तो आपकी पाई जाती है सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा के आपके समतल मैदानों में, और इसके अलावा इस क्षेत्र में भी पाई जाती है। अब देखिए जड़ोल मृदा है आपकी, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए जड़ोल मृदा का आपका एक चित्र दिखाया गया है, आगे देखेंगे जड़ोल मृदा और बात करी गई है जड़ोल मृदा के बारे में, क्योंकि जड़ोल मृदा भी आपकी 2 मिट्टियों में बटी होती है, पुरानी जड़ोल और नई जड़ोल में। तो देखिए जड़ोल मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि भाई एक सा अनुपात हो, अलग अलग अनुपातों में पाया जाता है। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर बात करें, ठीक है, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, नदी के मुहाने से। हम नदी के मुहाने यानी नदी का मुहाना यानी नदी की अगर हम बात करें और ऊपर की साइड जाए यानी हिमालय की साइड जाए तो बोले मृदा का आकार बढ़ता जाता है, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब जो नदी आपकी आती है इस प्रकार से अगर ये काट के चली आती है गंगा नदी हिमालय को, तो क्या
करेगी, अब जब ऊपर से काट के चली आएगी, हिमालय को निकलती चली आएगी, तो बड़े बड़े पत्थरों को भी साथ में लाती है। अब बड़े बड़े पत्थरों के साथ में लाती है तो क्या करती है, जैसे जैसे अगर इसको हम इस प्रकार से बांट दें, ठीक है, और अगर हम इसका कलर चेंज कर लूँ, तो यहाँ पे आपका बड़ा बड़ा टुकड़ा डला होगा पत्थर का, यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा, ठीक है, यहाँ पे इससे भी महीन आपको मिलेगा, फिर और ज्यादा महीन मिलेगा। देखिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब गंगा नदी ऊपर से आपकी लुढ़कती हुई चली आती है तो क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों को काट के लाती है। अब बड़े पत्थरों को काट के लाएगी तो जैसे जैसे इसकी जो ढलान है वो कम होगी, अब ढलान कम होगी तो इसकी स्पीड कम होगी, अब स्पीड कम होगी तो बड़े पत्थरों को इसको लगाने की क्षमता कम होगी। अब जो बड़े पत्थरों को क्षमता कम हो जाएगी तो छोड़ देगी, अब ठीक है, इधर पे छोड़ देगी बड़े पत्थरों को, फिर और छोटे पत्थरों को छोड़ेगी, फिर इससे छोटे पत्थरों को छोड़ेगी, और जाते इधर पे आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बिल्कुल से पूरा मलबा छोड़ के चली जाती है। ठीक है, तो वही चीज बता रखा है कि अगर आप इधर से ऊपर की साइड जाते हैं तो जो मृदा के कणों का आकार है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे कि ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ढाल भंग यानी जैसे ही हिमालय पर्वत से गंगा नीचे आती है, यानी जैसे ही हिमालय पर्वत पूरी आपकी हिमालय पर्वत की परतें खत्म होती हैं और जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है तो वहां पे जो कणों का आकार होता है सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, वो आप समझ सकते हैं कि क्यों रहेगा, क्योंकि ये उधर पे जो आपका समतल मैदान आने की वजह से जो उसकी नदी की स्पीड है वो कम हो जाएगी। जब स्पीड कम होगी तो उसको जो पत्थर को वो धक्का दे के ला रही थी उसको वहीं पे छोड़ देगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, जो है ऐसी मृदाएं ऐसी मृदाएं जो पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे कि आपका द्वारचू क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। इसकी बात सुनिएगा, आप क्या बोल रखा है कि ऐसी जो मृदाएं हैं जो बड़े बड़े कण पाए जाते हैं कहाँ पे मिलेगी, पर्वतों की तलहटी। जैसे ही पर्वत निकले वैसे ही नीचे जस्ट तलहटी में, यानी इस प्रकार से अगर पर्वत है, एक मिनट, ये ऐसी इस प्रकार से पर्वत है तो इधर पे आपको इधर पे आपको क्या मिल जाएगी, इधर पे आपको मिल जाएगी मोटे मोटे कणों की मृदा। चलिए इसको पतला कर लेते हैं। देखिए आगे देखिएगा इसमें क्या है, तो देखिए कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। अभी हमने कणों का आकार देखा, ठीक है, उसके घटक देखे कैसे है, बड़ा आकार है, छोटा आकार है, इस प्रकार से हमने देख लिया। अब मृदा की जो होती है एक आयु भी होती है कि पुरानी है कि नई है। तो देखिए आयु के आधार पर जरूर मृदाएं दो प्रकार से बट गई। कौन कौन सी, एक तो होगी आपकी पुरानी जरूर, दूसरी हो गई आपकी नई जरूर। अब नाम पूछे जाते हैं कि पुरानी जरूर को क्या नाम दिया है, तो देखिए भांगर, और नई जरूर को खादर नाम दिया जाता है। तो याद रखिए भांगर और खादर, नाम याद रखिए, भांगर और खादर, यानी पुरानी जरूर को हम भांगर कहते हैं और नई जड़ों को हम खादर कहते हैं। आगे देखिए खादर जो बांगर मृदा में होते हैं वो कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, यानी इसमें क्या होते हैं, कंकर ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए बांगर जो है आपकी पुरानी जड़ों है, नई जड़ों क्या होती है, नई जड़ों आपकी तुरंत से बनती है, यानी नई जड़ों यानी जो मिट्टी मलबा लाती है। पुरानी जड़ों आपकी थोड़ी पुरानी हो जाती है, यानी उसमें जो मिट्टी है थोड़ी उसका ह्यूमस कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण होते हैं। किसमें, खादर में। अब खादर में क्यों होते हैं महीन कण, ठीक है, खादर में महीन कण इसलिए होते हैं क्योंकि वो जस्ट नई जरूर आई नदियों के द्वारा लाई हुई नई जरूर होती है। चलिए आगे देखते हैं। जड़ोल मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। क्यों होती है उपजाऊ, क्योंकि उसमें जो है नया नया मिट्टी ऊपर से आती रहती है, इसलिए ज्यादा मृदाएं उपजाऊ होती हैं और इनमें ह्यूमस भी अच्छा आता रहता है। अधिकतर जड़ोल मृदाएं जो आपकी होती है पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना युक्त होती है। याद रखिएगा, नई जड़ोल या जड़ोल मृदाओं में क्या क्या पाया जाता है, पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। इसमें जो खेती होती है गन्ने की, चावल की, गेहूं की और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जड़ोल मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि होती है। तो इसी क्षेत्र में तो आपकी गंगा के मैदानों में तो सबसे ज्यादा कृषि होती है। ठीक है, और गंगा का ही मैदान तो आपका जरूर मृदा बनाता है, क्योंकि और दो नदियां तो एक आप पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएगी, एक आपकी जाके इधर पे आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो और उधर से आती कहाँ से, उधर से पूरा चीन से निकल के आएगी, इधर पे थोड़ी बहुत आपकी रहेगी। जैसे ब्रह्मपुत्र की बात करें तो थोड़ी बहुत आपकी असम में रहती है और इसके बाद क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यानी गंगा की जो आपकी है, जो गंगा है वो ही आपकी इंडिया में अधिकतर रहती है, तो वही गंगा के मैदानों में सबसे ज्यादा गहन कृषि होती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। अब कृषि अच्छी है, जगह अच्छी है, समतल है, पानी की सुविधा अच्छी है, तो जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा रहेगा, यानी लोग तो ज्यादा वहां पे
रहेंगी। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं आपकी कैसी होती है, क्षारीय होती हैं। अब सूखा क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं, यानी जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, तो वहाँ की मृदाएं आपकी क्षारीय मृदाएं आपको मिलेंगी, यानी उसमें क्षार की मात्रा ज्यादा रहती है। इन मृदाओं का सही उपचार कैसा है और सिंचाई, इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। यानी अगर मृदा क्षारीय है ज्यादा तो उसमें थोड़ा अम्ल मिला के उसको उदासीन किया जा सकता है, ठीक है, और उसका सिंचाई वगैरह करेंगे, क्योंकि सूखी है, सूखी क्षेत्र है, यानी सूखा क्षेत्र है, तो उधर पे सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। यानी उपचार अगर हम करें तो हम हर चीज कर सकते हैं। अब देखिए इंपोर्टेंट है आपकी काली मृदा, ठीक है, काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला होता है, इसलिए हम इसको काली कहते हैं। रेगर इसका नाम है। एग्जाम में पूछा जाता है किस मृदा को हम रेगर मृदा भी कहते हैं, तो याद रखिए काली और रेगर मृदा एक ही है, इसका दो नाम है, ठीक है। जैसे होता है ना हमारा एक स्कूल वाला एक घर वाला, वैसे इसका एक स्कूल वाला एक घर वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए इंपोर्टेंट है, कपास की खेती के लिए पूछी जाती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है, तो देखिए कपास की खेती के लिए काली मृदा ही उचित समझी जाती है, इसलिए इसको काली कपास मृदा भी कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा, तो याद रखिएगा या तो आपको रेगर मिलेगा ऑप्शन में, या फिर आपको काली मृदा मिल जाएगा। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेल ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो भाई जनक सेल तो आपकी हर मृदा को बनने में उपयोग रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो जनक सेल, क्योंकि जो आपकी जड़ोल मृदा थी वो तो नदियों के द्वारा बहा के ली जा रही थी, लेकिन जो आपकी काली मृदा है जलवायु और जनक सेल पर निर्भर करती है। आगे देखिए, यानी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार की मृदाएं आपकी दक्कन पठार में पाई जाती है। कहाँ मिलेंगी, ये दक्कन के पठार बैसाल्ट क्षेत्र में आपको मिलेंगी, यानी उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाएंगी। 1 मिनट इसको पढ़ने के बाद हम लोग मैप देखेंगे, ठीक है, मैप देखेंगे। आगे देखिए, और लावा जनक सेलों से बनती हैं। क्या है, लावा वाली सेलों से बनती हैं। ये मृदाएं आपको महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाएंगी, यानी अधिकतर पठारों में पाई जाती है आपकी काली मृदा, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। चलिए काली मृदा की बात करें तो देखिए ये क्या है आपका, इस प्रकार से ये रही आपकी काली मृदा। काले इधर पे देखिए, इस प्रकार से ये रही आपकी काली मृदा, ठीक है। इसको देख लीजिए, मैपिंग आपकी अच्छे से दी हुई है, बिल्कुल साफ क्लियर दिखाया रखा है काली मृदा। अब देखिए काली मृदा में कुछ और खूबी भी होती है, अगर आप इसमें देखें तो किस प्रकार से आपको दरारें दिख रही हैं काली मृदा में, तो ये देखिए क्यों होती हैं दरारें। काली मृदा बहुत महीन कणों अथवा मृतिका से बनी होती है, यानी ये बहुत ही महीन कणों वाली है और चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। इतनी चिकनी होती है कि अगर आप देखें तो गांव में ना इसको बालों में डाला जाता है, बालों में डालने से क्या होते हैं, बाल आपके एकदम चिकने हो जाते हैं, और ये काली मृदा गाँव में क्या करती है, कंडीशनर का काम करती है, ठीक है। इसकी और ठंडक मिलती है। जैसे हम जब बहुत गर्मी पड़ती है, काली मृदा बालों में डालने मतलब इसलिए यूज की जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे मतलब ठंडक महसूस हमें होगी। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी नमी को बहुत तेजी से जकड़ लेती है। इसके अलावा मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट एग्जाम में पूछा जाता है किस प्रकार की मृदा में पाया जाता है, तो हमें याद है कि रेगर या काली मृदा में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से ये परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। याद रखिए इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। उधर पे आपकी जड़ोल में फास्फोरस था। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। इतनी चिकनी होती है कि गर्म और शुष्क मौसम अगर रहे तो ये क्या करती हैं, इनमें एकदम फट जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। दरारें मैंने आपको दिखाई हैं। इसमें क्या होता है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाती है, ठीक है। अगर ये दरारें ना पड़ेंगी तो वायु अंदर साइड नहीं जा पाती है, और जो नीचे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि दरारें पड़ जाती है। दरारें पड़ने के कारण क्या होता है, वायु अच्छे से मिश्रित हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, गीली होने पर ये मृदा चिपचिपी हो जाती है, यानी इतनी चिकनी होती है। मैंने आपको बताया है कि बालों में डालने के लिए यूज किया जाता है, यानी कंडीशनर का काम कर देती है गाँव में, ठीक है। और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है, इतना जोतना मुश्किल हो जाता है कि इतनी चिकनी होती है कि अगर एक मानसून की बारिश में इसकी जुताई नहीं की जा सकी तो ये इतनी चिकनी हो जाएंगी कि उसमें ट्रैक्टर हल आपका चल ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए इसकी जुताई क्या होती है, मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। जैसे ही पहली बौछार पड़े, बिना बौछार के भी इसको जोत नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक बौछार पड़ना भी जरूरी है, इसलिए अगर एक बौछार पड़े तो तुरंत किसान इसकी जुताई कर देते हैं। आगे देखिए लाल एवं पीली मृदा। अब हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा की। इसको लाल मृदा पीली मृदा क्यों कहते हैं, तो काली थी तो हमने उसको काली कह दी, और उसको रेगर कह दी, उसको जड़ोर कह दी। आगे देखिए लाल को लाल क्यों कहते हैं। लाल मृदा आपको कहाँ मिलेगी, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रबेदार आगे चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। फिर से सुनिए,
लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में, किस पठार के? दक्कन पठार के अगर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जाते तो वहां पे आपको रबीदार और किस चट्टानों से? आग्नेय चट्टानों से। चट्टान का नाम याद रखिएगा कि लाल और पीली मृदा आपको कहाँ मिलेगी? आग्नेय चट्टानों पर, कम वर्षा वाले भागों, और अब वर्षा भी वहां पे कम होती है। देखिए लाल और पीली मृदाएं आपको कहाँ मिलेंगी? तो देखिए राज्य नाम याद रखिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और आपका पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती है। चलिए इसको पहले हम इसका मैपिंग देखेंगे, बाद में ही कुछ करेंगे। तो देखिए ये रही लाल मृदा। लाल मृदा का आपका अच्छा खासा भाग है, ठीक है। लाल मृदा अगर आप देखते हैं तो अगर आप देखिए उड़ीसा वगैरह में और ये आपका पठार वगैरह में और इधर आपका इस साइड भी आपकी लाल मृदा पाई जाती है। अब चलिए आगे देखेंगे। देखिए ये हमारा हो गया ना, नहीं ये आगे देखना था। चलिए इधर पे देखना था। देखिए इन मृदाओं का लाल रंग रबीदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के प्रसार के कारण होता है। देखिए इधर पे जो आग्नेय चट्टान से बनती है तो उसमें क्या होता है? लोहे धातु, यानी इसमें जो धातुएं पाई जाती हैं वो लोहे धातु पाई जाती हैं। अब लोहे धातुओं के प्रसार यानी फैलाव के कारण ये इसका रंग जो है लाल दिखाई देता है। इसका पीला रंग इसके जल योजन के कारण दिखाई देता है। किसके? जल योजन के कारण। अब देखिए लेटराइट की बात करें तो देखिए लेटराइट की बात कर लेते हैं। एक तो आपका लेटराइट मृदा होती है, ठीक है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट, इसलिए इसको लेटराइट कह देते हैं। तो देखिए क्या है, लेटराइट मृदा आपकी कहाँ मिलती है? उच्च तापमान यानी तापमान जहाँ ज्यादा हो और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहाँ तापमान ज्यादा हो वहीं पे आपकी बरसात भी ज्यादा होगी, ठीक है। अत्यधिक ताप वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यहाँ भारी वर्षा के अत्यधिक निच्छालन यानी लीचिंग का परिणाम है, इसलिए क्या होती है? इसको आप लेटराइट मृदा बोलते हैं। आगे देखिए इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। बरसात के कारण बह जाता है ह्यूमस, ठीक है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ये भी आपका एक मुख्य कारण है कि क्या होता है कि जो इतना अधिक तापमान होता है कि वो बैक्टीरिया ही नष्ट हो जाते हैं। कौन से? अपघटन वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे ह्यूमस की कमी तो रहेगी। अब देखिए लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। यानी डायरेक्ट अगर इसमें हम खेती करते तो वो खेती आपकी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि उसमें ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है, इसलिए खाद और उर्वरक उसमें डाले जाते हैं। ये मृदाएं आपको मुख्य तौर पर कहाँ मिलेंगी? तो देखिए कर्नाटक में मिल जाएगी, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में मिल जाएंगी। कहाँ पे मिलती है आपको? तो देखिए चलिए इसको देख लेते हैं लेटराइट मृदा को। कहाँ गया आपका मैपिंग? तो लेटराइट मृदा की अगर आप बात करें तो ये रही आपकी लेटराइट मृदा, ठीक है। इधर पे मिलेगी आपको, ये इस क्षेत्र में मिल जाएगी, पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाके इस साइड भी मिल जाएगी आपको लेटराइट मृदा। चलिए आगे देखते हैं और आगे देखेंगे। और इधर पे आपका कहाँ गया? इधर पे आपका हो चुका है और देखते हैं इधर पे देखिए कि ये कहाँ है आपका? मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अब अपना कर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने चाय और कॉफी बाग उगाए हुए हैं। तो ये क्या किया हुआ है आपका कि इधर पे देखिए आप लेटराइट मृदा में इन लोगों ने क्या किया कि अच्छी तकनीकी का उपयोग करके इन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है उसका भी उपयोग किया। तो उधर पे क्या है आपका? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने क्या किया? कॉफी और चाय के बागान लगा रखे हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी। याद रखिएगा कि जो लेटराइट मृदा है आपकी चाय और कॉफी के लिए तो उपयोगी उन्होंने की हुई है, लेकिन काजू के लिए भी उपयोग की है। और कौन से राज्य करते हैं? तो देखिए तमिलनाडु, आंध्रा और केरल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थली यानी मरुस्थल में पाई जाने वाली। आगे देखिए मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा सा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। रेतीली तो होगी क्योंकि मरुस्थल में है, ठीक है, लवड़ी यानी इधर में लवड़ की मात्रा भी ज्यादा होती है। कुछ क्षेत्र में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि जैसे आप अगर राजस्थान की साबर झील की बात ही कर लें, ठीक है, तो देखिए क्या है कि नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने वाला नमक बनाया जाता है। जैसे आपका सांभर झील का ही बनाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। अब शुष्क जलवायु है यानी जलवायु आपकी शुष्क है और उच्च तापमान यानी तापमान ज्यादा है। अब तापमान ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण की दर तो ज्यादा रहेगी और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब नमी की मात्रा और ह्यूमस की मात्रा कम रहेगी। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, यानी कैल्शियम चूना उधर पे आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। अब जब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो नीचे के परतों में क्या पड़ेगा? चूने के कंकड़ तो मिलेंगे ही आपको। इसके कारण मृदा में जल अंतः स्यंदन अवरुद्ध हो जाती है, यानी जल की जो क्षमता होती है वो चूना पत्थर का नीचे की साइड आपका जल मिट्टी जो है सूख नहीं पाती, यानी उसकी क्षमता ज्यादा नहीं रहती और अवरुद्ध हो जाती है यानी रुक जाती है।
इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषियों को बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में होता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में भी आपका ये सब चीजें होती है। अब क्या है, उधर पे अगर मृदा नहीं है अच्छी और ज्यादा सिंचाई वाली नहीं है गंगा के मैदानों वाली, तो क्या उधर पर कृषि नहीं करेंगे, उनका थोड़ा बहुत उपयुक्त तरीकों से करके क्या करते हैं। अब देखिए मरुस्थलीय मृदा भी दिखाई गई है। चलिए अब देखते हैं वन मृदा। वन मृदा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वन मृदा यानी वनों में पाई जाने वाली मृदा। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। पहाड़ियों पे पाई जाएगी, वर्तमान पर्वतों पे पाई जाएंगी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्षा वन आपके हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आते हैं। क्या, ये जो आपका है कि पर्वतीय पर्यावरण यानी उधर का अगर पर्यावरण चेंज होता है तो उधर की मृदा भी चेंज होगी। नदी घाटियों में ये मृदा आपकी दोमट और सिलवटदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। जो मृदा है अलग अलग होती है, आपकी गठन जो होता है इसका मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि जो आपकी है नदियां काट काट के चली आती है ना, उसके कारण इसका जो है हिमाच्छादित ज्यादा होता है, अपर्दन बहुत ज्यादा होता है हिमालय क्षेत्रों में। और ये अधिश्लेक, ठीक है, यानी एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। एक तो आपका एसिडिक होगी और कैसी रहेंगी, ह्यूमस कम होगा। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जड़ोड़ पंखों आदि में मृदा उपजाऊ होती है। तो ये मैंने आपको सभी दिखा दिया है कि जो हम जड़ोड़ मिट्टी हमने पढ़ी थी, वहां पे मृदा आपकी कैसी उपजाऊ है। अब देखिए मृदा अपर्दन और संरक्षण, किस प्रकार से हम मृदा का अपर्दन कर सकते हैं और किस प्रकार से हम मृदा का अपर्दन करते हैं और अपर्दन करते हैं, लेकिन हमें उनका संरक्षण यानी देखरेख भी करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। मृदा कटती फटती जाती है, आगे चली जाती है, निकल के बह जाती है नदियों के सहारे, पानी के सहारे, वायु के सहारे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। यानी क्या होता है कि अब जैसे आप देखिए इधर से मृदा कट के आई तो कहीं ना कहीं तो इसका जमाव होगा, तो एक साइड मृदा कटेगी तो एक साइड जाकर मृदा बनेगी। लेकिन अंतर इतना रहता है कि अगर इधर से मृदा कट के जाती तो यहाँ की भूमि आपकी अनुपजाऊ हो जाएगी और यहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाएगी। यानी दोनों क्रियाएं आपकी साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन बना रहता है। यानी कभी कहीं की मृदा आपकी उपजाऊ होगी, कभी कहीं की मृदा आपकी उपजाऊ होगी, यानी कहीं की अनुपजाऊ, कहीं की उपजाऊ। कोई मृदा आपकी इस भाग की मृदा कभी उपजाऊ है तो थोड़े समय बाद अनुपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। परंतु मानवीय क्रियाएं, जो मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी, वनोन्मूलन, वन को काटना, अति पशुचारण, पशुओं को चराना, निर्माण और खनन, यानी निर्माण यानी किसी चीज को बनाना, यानी आपका इंडस्ट्री, घर मकान जो भी है आपका, सड़कें बनाना, ठीक है, और खनन यानी खुदाई करना से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। ठीक है, जो मानव की क्रियाकलाप है इससे संतुलन आपका भंग हो रहा है। ठीक है, तथा प्राकृतिक तत्व जैसे कि आपके पवन, हिमनद और जल मृदा अपर्दन करती हैं। अब जब संतुलन भंग होगा तो क्या होगा, आपके फालतू की आपकी चीजें होंगी, यानी आपकी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो पवन से भी क्या होता है, हवाएं जब चलती हैं तो मृदा आपकी उड़ जाती है, हिमनद से भी आपका, और जल मृदा अपर्दन यानी जल तो मृदा का अपर्दन करता है। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी बाह्यकाएं बनाता है, बाह्यकाएं बना देता है, ऐसे नाले बना देता है। ठीक है, अगर आपने जो आपका है चौमासे का मौसम जब होता है तो आपने देखा होगा कि बारिश जब तेज होगी तो जो जल है वो अपने आप नालियां बना लेता है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, यानी उधर की काट के मृदा को अपने आप नालियां बनाना स्टार्ट कर देता है। बहता हुआ मृतिका युक्त गहरी वाहिका बना लेता है, जिससे अवनालिका कहते हैं, यानी वो नालियां बन जाएंगी तो उसको हम अवनालिका कहेंगे। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्थान भूमि यानी बेडलैंड कह देते हैं। अब कहाँ से रहेगी, देखिए चंबल बेसिन, यानी चंबल की नदी की बात करें, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहते हैं, यानी रिबाइन भूमि हम इसको कह देंगे। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, बहेगी ही। ठीक है, इसे चादर अपर्दन, इसको क्या कहेंगे हम, सीट इरोजन कह देंगे। ठीक है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम पवन अपर्दन कहते हैं। यानी अगर पवन यानी हवा अगर अपर्दित करती है तो उसको हम पवन अपर्दन कह देंगे। आगे देखिए कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपर्दन होता है। कैसे होता है, देखिए गलत ढंग से हल चलाने तथा आगे देखते हैं हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से बाह्यकाएं बन जाती हैं। अगर ढाल है आपकी इस प्रकार से और ऊपर से नीचे की साइड अगर हम हल चलाते हैं तो क्या होगा, एक बहती हुई एक नलियां सी बन जाएंगी। अब नलियां सी बन जाएंगी तो वो तो आपकी पूरी नालियां बन गई। अब क्या है, उससे तो मृदा अपर्दन आपकी होगी, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देगा। अब जब उसमें नालियां ही आपने अच्छे से बना दी तो मृदा तो कटाव होगी। ढाल वाली भूमि का समुच्च रेखाओं के समांतर हल
चलाने से ढाल के साथ जल बहना की गति घटती जाती है। देखिए इसके कहने का क्या मतलब है, अगर आप ढलान ऐसी है तो आप इसी प्रकार से अगर इसमें भूमि में इस प्रकार से ही आप जुताई कर देते हैं तो क्या होगा कि नालियां उसी क्रम में बन जाएंगी जिस प्रकार से जल को बहना है। लेकिन क्या होता है, अगर ढलान ऐसी हो और अगर आपने हल की जुताई इसके समांतर कर दी इस प्रकार से, ठीक है, अलग से ही कर दी, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखियों के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति क्या होती है, घट जाती है। इसमें क्या होती है, ढलान इस प्रकार से है, हमने हल इस प्रकार से चला दिया, अब जब पानी ऊपर से आएगा तो ये रुक जाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा रुकता हुआ सीढ़ियों से नीचे की साइड आएगा। अब देखिए क्या है, इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। अब इसको हम क्या कहेंगे, समुच्च रेखीय जुताई कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, तो मैंने जो बनाया वो आपके सोपान ही थे। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करते हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। अगर ये सीढ़ीदार कृषि नहीं करते हैं तो मृदा अपर्दन आपका हद से ज्यादा रहेगा, ठीक है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, पट्टियां बना दी जाएंगी, ठीक है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाएंगी। पट्टियां देखिए, अगर हम इस प्रकार से एक टुकड़ा है तो इस प्रकार से इसको पट्टियों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इसी तरीके से पट्टी कृषि, यानी आपका पट्टी कृषि कहते हैं, पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला है, यानी एक आपका खेत है और इसमें क्या करी जाएंगे, इधर से आपके पेड़ लगा दिए जाएंगे, घेर के पेड़ लगा दिए जाएंगे, पूरे साइड इसको चारों तरफ से पेड़ों से घेर दिया जाएगा। अब बड़े बड़े पेड़ जब लगा दिए गए तो इसमें क्या है, अगर हवा इधर से चल के आती है तो पेड़ों में टकरा के हवा धीमी हो जाएगी और मृदा का अपर्दन नहीं कर पाएगी इतनी तेजी से, जितनी तेजी से हवा आ रही थी पेड़ों से टकराकर धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रक्षक मेखलाएं कहते हैं। तो रक्षा मेखला बनाकर भी पवनों की गति को कम कर दिया जाता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थानीय, अब जहां पर रेत के टीले आपके थे ना, उनको रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं आपकी बनाई जाती हैं। अब चलिए आगे देखेंगे तो आपका आगे तो आपका क्या है इधर पे, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत के पर्यावरण की दशा देख लेते हैं थोड़ी। भारत के पर्यावरण की दशा आपकी कुछ किस प्रकार की है। वैसे टाइम तो आपका हो गया, लेकिन चलिए इसको 5 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सुखोमा जरी गांव और झाबुआ जिले में यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। यानी 2 गांव दिए गए हैं, इन गांव वालों ने क्या किया कि जो भूमि निम्नीकरण हो रही है उसको पलट दिया। इन्होंने इतनी मेहनत की भूमि को कि अनुपजाऊ को उपजाऊ बना दिया। देखिए सुखोमा जरी में वृक्ष घनत्व आपका 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो कि आपका 1992 में बढ़कर आपका 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया है, यानी आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। पर्यावरण के पुनः जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणामस्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि होती है। सुखोमा जरी ने 1979 में 1984 के बीच आपका परिवारों की औसत वार्षिक, इसमें कुछ कहानी टाइप की दी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, इसमें कहानी दी हुई है। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आपको 1 भी पॉइंट समझ में आया है पूरे चैप्टर में तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर वाले बटन पर क्लिक करके जो भी आपके ग्रुप में सबको आपको क्या करना है, वीडियो शेयर कर देना है ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और इसमें जो है अभ्यास का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ लोगों को मैसेज आते हैं कि आप अभ्यास नहीं बताती है मैम, आप अभ्यास नहीं बताती है। आप लोग ये बताइए कि अगर आप पढ़ते हैं चीजों को, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। तो इसलिए आप लोग अभ्यास करिएगा। और देखिए जैसे ही आपकी पूरी आपकी जो है भूगोल वूगोल समाप्त होती है, सब आपका जो भी एनसीईआरटी समाप्त होता है, मैं आपके अभ्यास करा दूंगी, ठीक है। अभ्यास मैं आपको पूरे कराऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभ्यास होता है, देखिए जो अभ्यास होता है चैप्टर में उसके आंसर छुपे हुए होते हैं, तो आपको निकालने की कोशिश करनी है। आप लोग करिएगा कोशिश, नहीं बनता है तो आप लोग को क्या करना है, मुझे कमेंट करना है। और आप वो उसके साथ साथ आपको मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करके आप लोग मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उनका आपको आंसर दे सकूं। और आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलिए, चैप्टर आपका इधर पर समाप्त होता है। चैप्टर आपका बड़ा था। अब मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, सेकंड नंबर चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।